हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल माई प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। आप जब जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत बार आपको सुनने में आता है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड। इस बारे में हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और एक और टॉपिक है अश्व अक्षांश इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। इन दो टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपने जब कभी जलवायु विज्ञान में वायु दाब और पवनों के बारे में पढ़ा होगा। वायु दाब पढ़ते वक्त आपको पता चलता है कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा के निकट सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। इसलिए अधिक तापमान के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र के निकट हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं। जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो उसे संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। गर्म होकर के हवाओं के ऊपर उठने के कारण सतह पर वायु दाब कम हो जाता है। इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र के निकट एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है जिसे कहा जाता है विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। और इस विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी का निर्माण होता है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। अगर मान लीजिए ये विषुवत रेखा है और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य सूर्य की सीधी किरणों के कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है जिसे कहा जाता है विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और कभी भी आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जब हवाएं या तो ऊपर उठती हैं या हवाएं नीचे उतरती हैं, अर्थात हवाओं में जब भी लंबवत गति होती है, चाहे हवाएं ऊपर उठने की घटना हो चाहे हवाओं के नीचे उतरने की घटना हो, दोनों कंडीशन में जो वायुमंडलीय दशाएं एकदम शांत होती हैं, हवा के चलने का एहसास नहीं होता है। तो शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण जो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी है इसे डोलड्रम या शांत क्षेत्र, ए रीजन ऑफ काम भी कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। डोलड्रम का अर्थ भी क्या है? एकदम शांत। और शांत क्षेत्र इसका नाम भी है। क्यों शांत क्षेत्र है? क्योंकि हवाएं गर्म होकर के लगातार ऊपर उठती हैं तो सतह पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और हवा के ऊपर उठने के कारण मौसमी दशाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं। इसलिए इसे डोलड्रम या रीजन ऑफ काम कहते हैं। देखिए, जब ये घटनाएं घटित होती हैं, हवाएं लगातार ऊपर उठती हैं, तो आप देखेंगे कि एक बात और थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। कभी भी हवा क्षैतिज रूप से तभी किसी दिशा में मूव करती है
जब कहीं निम्न दाब और उच्च दाब बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है तो निम्न दाब, किसी स्थान पे जब भी हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, निम्न दाब, लो प्रेशर। और अगर किसी वजह से, ये वजह कोई भी हो सकती है, हवा गर्म होकर के भी ऊपर उठ सकती है, अन्य कारणों से भी पृथ्वी पर हवाएं ऊपर उठती हैं। जब भी हवा ऊपर उठेगी तो सतह पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि जो वायुमंडलीय दबाव है हवा के ऊपर उठने के कारण वो सतह पर कम हो जाता है, इसलिए सतह पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और अगर किसी कारण से हवा ऊपर से नीचे उतरती है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, उच्च दाब बनना चाहिए। यहाँ पे वायुमंडलीय जो दबाव होता है कुछ अधिक हो जाता है तो उच्च दाब, तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, किन्हीं स्थानों पर लो प्रेशर और किन्हीं स्थानों पर जब हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है तो हवाएं क्षैतिज रूप से चलनी शुरू कर देती हैं। यहाँ पे हवा कैसे चलेगी, हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, और जब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, हमेशा ऑलवेज हवा कभी भी तभी क्षैतिज रूप में मूव करती है जब कहीं उच्च दाब और कहीं निम्न दाब बन जाता है। इस प्रकार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पौने चलती रहती हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो हवा ऊपर उठती है यही हवा ऊपर कहीं मूव करती है और कहीं आदर्श दशाएं देख करके वो हवाएं नीचे उतर जाती हैं। तो हवा का एक व्यवस्थित क्रम बन जाता है। जो हवा ये है ये सतह पर चलती है और इसे कहा जाता है पवन, विंड। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। जब कहीं निम्न दाब बनेगा तो हवाएं उस निम्न दाब की ओर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो सतह पर खाली स्थान को भरने के लिए अन्य स्थानों से हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं और इस तरह से क्षैतिज रूप से पवनों का जो गति है वो प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ITCZ क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और हवाओं के गर्म होकर के ऊपर उठने के कारण सतह पर निम्न दाब बन जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आसपास से, इधर से भी और इधर से भी हवा क्या है, कहाँ पे आएगी, इस खाली स्थान को भरने के लिए हवाएं आती हैं। इस तरह से हवाएं चलनी प्रारंभ कर देती हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर जो हवाएं नॉर्थ और साउथ से इसकी तरफ चलती हैं इसे कहा जाता है व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड। किसी अन्य समय में मैं आपको ये वायु दाब और पवनों की व्यवस्था है कैसे बनती है, कैसे कैसे चलती है, कैसे इनकी दिशाएं परिवर्तित हो जाती हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। मैं आपको एक अलग वीडियो क्लास में ये सारी व्यवस्था मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब इस क्षेत्र में 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ गई तो खाली स्थान को भरने के लिए जो हवाएं इसकी तरफ चलती हैं उसे कहा जाता है व्यापारिक पवने। और जैसा अभी मैं आपको समझा रहा था कि हवाएं उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो निम्न दाब तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके इधर लगभग 30 से 35 डिग्री जो क्षेत्र होता है, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ये दोनों गोलार्धों में आप देखेंगे 30 to 35 डिग्री, यहाँ पे 30 to 35 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, उच्च दाब, क्योंकि हवाएं उच्च दाब से किधर चलती हैं, निम्न दाब की तरफ चलती हैं। ये उच्च दाब कैसे बनता है, यहाँ पे हल्का सा मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी अन्य वीडियो क्लास में पूरे ग्लोब पर कैसे कैसे ये वायु दाब
और कैसे कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे कैसे हवाओं की उत्पत्ति होती है, पवनों की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि स्थायी पवनें और अस्थानी पवनें। अस्थायी पवनें वो होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, जैसे कि ये जो व्यापारिक पवन है ये भी क्या है, एक अस्थायी पवन है जो वर्ष भर इसी दिशा में प्रवाहित होती रहती है। यहाँ पे हो गया उच्च दाब पेटी, यहाँ पे हो गया उच्च दाब पेटी, ये हो गया निम्न दाब पेटी। कहने का अर्थ है कि जो हवा यहाँ पे निम्न दाब से ऊपर उठती है यही नॉर्थ और साउथ में जाकर के 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर नीचे उतरती है, और जब हवा नीचे उतरती है तो क्या बनेगा, उच्च दाब। और इस उच्च दाब पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, इंग्लिश में से कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में जो उच्च दाब पेटी बनती है, विषुवत-रेखी निम्न दाब से हवाएं ऊपर उठ करके और जा करके 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के कारण उच्च दाब पेटी का निर्माण हो गया। तो ये हो गया विषुवत-रेखी निम्न दाब पेटी। इसका भी नाम एक बार लिख लेते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इस तरह इस बोर्ड पर आपको 3 वायु दाब पेटियां दिख रही हैं। एक वायु दाब पेटी विषुवत-रेखी निम्न दाब पेटी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और 2 उपोष्ण उच्च दाब पेटी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आप समझ रहे होंगे कि सारी एक्सरसाइज क्यों की जा रही है। इसी से दोनों आपको पता चल जाएगा कि ITCZ क्या है और अश्व अक्षांश क्या है। अब आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ रही होगी कि 3 स्थान ऐसे होंगे जहाँ पे मौसमी दशाएं काफ़ी शांत रहती हैं। जैसे विषुवत-रेखी निम्न दाब पेटी पे यहाँ पे हवा नीचे से ऊपर जा रही है तो निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पे भी मौसमी दशाएं शांत होती हैं, और इतनी शांत होती हैं कि इनको डोलड्रम या ओरिजिन ऑफ काम कहते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं। और 2 ऐसे क्षेत्र और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पे मौसमी दशाएं अपेक्षाकृत शांत होती हैं। जैसे उपोष्ण उच्च दाब पेटी पे हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं, तो यहाँ पे भी मौसमी दशाएं कुछ शांत होती हैं। इस विषुवत-रेखी जो निम्न दाब पेटी है जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में विकसित हुई है, इसी को कहा जाता है ITCZ। जो विषुवत-रेखी निम्न दाब पेटी है इसी को कहते हैं ITCZ। क्यों ITCZ कहते हैं? आपको बिल्कुल मालूम होगा कि पृथ्वी पर 3 तरह के जोन पाए जाते हैं। एक हो गया उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध। ऐसे तमाम क्षेत्र जहाँ पे सूर्य की किरणें कभी भी सीधी पड़ती हैं साल भर में, वहाँ पे सर्दी का मौसम प्रायः नहीं पाया जाता, तो इसलिए उसे कहा जाता है उष्णकटिबंध। और पृथ्वी पर जो उष्णकटिबंध की उत्पत्ति होती है कहाँ पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अर्थात मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंध। और इस उष्णकटिबंध के मध्य का क्षेत्र कौन सा है, विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा क्षेत्र के पास का जो क्षेत्र है। तो देखिए अंतरा उष्ण कटिबंधी है, उष्ण कटिबंध के अंदर का क्षेत्र क्या हो गया, अंतरा उष्ण कटिबंधी है। अभिसरण, अभिसरण का अर्थ होता है पास आना। अगर 2 चीज़ें पास आ रही हैं तो इसे कहेंगे अभिसरण, और अगर 2 चीज़ें दूर जा रही हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसरण। तो ये जो विषुवत-रेखी निम्न दाब का क्षेत्र है, क्या यहाँ पे किसी चीज़ का अभिसरण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये जो व्यापारिक पवनें हैं इनका अभिसरण किधर हो रहा है, इस विषुवत-रेखी क्षेत्र के निकट
अर्थात अंतरा उष्णकटिबंध क्षेत्र में, उष्णकटिबंध के अंदर का जो क्षेत्र है, विषुवत रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे किसका अभिसरण हो रहा है? व्यापारिक पवनों का। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंध के अंदर का वह क्षेत्र जहाँ पे हवाओं का लगातार अभिसरण हो रहा है, इसे कहते हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अर्थात विषुवत रेखी जो निम्नदाब पेटी है यही कहलाती है ITCZ, जिसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में इसका निर्माण हुआ है। अब इस बात को भी आप समझिए, जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उस दशा में जो विषुवत रेखी निम्नदाब पेटी है ये भी नॉर्थ और साउथ की तरफ खिसकती रहती है। जो विषुवत रेखी निम्नदाब पेटी है इसके अधिकतम नॉर्थ जाने की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक हैं? 10 डिग्री नॉर्थ तक और 10 डिग्री साउथ। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ कौन सी पेटी खिसकती है? ये विषुवत रेखी निम्नदाब पेटी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ खिसकती है। इसलिए पृथ्वी पर जो विषुवत रेखी जलवायु जो ITCZ का क्षेत्र है वो कहाँ तक विस्तृत है? 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। विषुवत रेखी जलवायु की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता इसकी है अधिक तापमान, क्योंकि सूर्य की किरणें प्रायः वर्ष भर लंबवत होती हैं। इसलिए विषुवत रेखी क्षेत्र में तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो उच्च तापमान और ऐसे तमाम क्षेत्र जहाँ पे आर्द्र पवनें ऊपर उठती हैं, कभी भी पृथ्वी पर तभी वर्षा होती है जब आर्द्र पवनें ऊपर उठती हैं तो पृथ्वी पर वर्षा होती है। आर्द्र पवनों के ऊपर उठने के कारण वर्षा कैसे होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो क्लास बनाऊंगा और उसमें आपको ये मैकेनिज्म समझा दूंगा कि आर्द्र पवनों के ऊपर उठने के कारण वर्षा क्यों होती है। अगर हवा नीचे उतरेगी तो किसी भी दशा में वर्षा नहीं होगी। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि पर्वत के एक तरफ हवाएं जिधर ऊपर उठती हैं इधर वर्षा होती है, और जब पर्वत को पार कर हवा नीचे उतरती है तो वर्षा की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इसे कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया। यहाँ पे ये उदाहरण मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये बात आप समझें कि जब हवा ऊपर उठती है, आर्द्र पवनें ऊपर उठती हैं तो वर्षा होती है। हवा के ऊपर उठने के कारण वर्षा कैसे होती है इसके लिए हम लोग अलग वीडियो क्लास में बात को समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये मानना है कि जब भी आर्द्र पवनें ऊपर उठेंगी तो वर्षा होगी, और अगर हवा नीचे उतरेगी तो वर्षा की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। वर्षा के लिए हवा का ऊपर उठना अत्यंत आवश्यक होता है। विषुवत रेखी क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषता है उच्च तापमान और प्रतिदिन वर्षा। इस तरह की घटना कहाँ तक होती है? 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर दुनिया के सबसे घने वन, सबसे अधिक जैव विविधता और इन क्षेत्रों की प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। ये विषुवत रेखी जो क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं इनके दो नाम हैं। एक कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर कहा जाता है विषुवत रेखी वर्षा वन। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस तरह के वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में जो विषुवत रेखी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी घाटी में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना वन पाया जाता है। कांगो नदी घाटी में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं या विषुवत रेखी वर्षा वन पाए जाते हैं। इसी तरह के वन विषुवत रेखी क्षेत्र के जो अन्य देश हैं, आप एशिया में देखेंगे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये लगभग विषुवत रेखा पर अवस्थित देश हैं। यहाँ पे भी इस तरह के वन पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय जो
क्षेत्र है अर्थात विषुवत रेखीय निम्नदाब पेटी, इसका आप महत्व समझ पा रहे होंगे। निम्नदाब का क्षेत्र इसे ही ITCZ कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर जब हवाएं नीचे उतरती हैं, यहाँ पर भी मौसमी दशाएं क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। और पहले के समय में बड़े पैमाने पर पाल वाली जो नाव होती थी उस पर लोग सामान रख करके और क्षैतिज चलने वाली हवाओं के सहारे परिवहन का कार्य करते थे। तो बड़ी बड़ी नावें चलती थीं जिन पे पाल लगी होती थी। और हवा के सहारे ये जो बड़ी बड़ी नावें होती थी, बड़े बड़े जहाज होते थे, वो चलते थे। पहले के समय में घोड़ों की दुनिया में बड़ी डिमांड होती थी। घोड़े युद्ध में बहुत प्रोमिनेंट भूमिका निभाते थे और इन्हें वार मशीन भी कहा जाता था। घोड़ों को जलयान में जो हवा से चलने वाले जहाज होते थे, इनको बड़े पैमाने पर लाद कर जब व्यापारी इधर आने का प्रयास करते थे, बीच में उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो मिल जाती थी, हाई प्रेशर जोन मिल जाता था, जहाँ हवाएं नीचे से ऊपर से नीचे उतरती हैं। यहाँ पे आकर के क्षैतिज हवाएं बंद हो जाती थी और घोड़ों से लदे जहाज आकर के यहाँ पे रुक जाते थे। जो व्यापारी इन जहाज़ों पे चलते थे उनको समझ में नहीं आता था कि अचानक हवाएं जो क्षैतिज रूप से इतनी बढ़िया चल रही थी, जो जहाज़ को पुश करके चल रही थी, वो हवाएं कहाँ चली गई और वहाँ पे शिप आकर के खड़ी हो गई। अब उस शिप को निकालने के लिए वहाँ पे आपको पतवार चलाना पड़ेगा और जहाज़ इतने बड़े होते थे, उस पे इतने अधिक घोड़े लदे होते थे कि ऐसी शिप को पतवार से चलाना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए जहाज़ को हल्का करने के लिए नाविक बड़े पैमाने पर घोड़ों को उठा करके समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को कहा जाता है अश्व अक्षांश। तो ये हमारा हो गया अश्व अक्षांश, हार्श लैटिट्यूड। ये तो बात आपको समझ में आ गई। ITCZ के बारे में मैं एक छोटी सी बात और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। जब भारत का मानसून जब आता है, मानसून को हम सामान्यतः किससे जोड़ करके देखते हैं? वर्षा से। अगर वर्षा हो गई तो हम ये कहते हैं कि मानसून आ गया। वर्षा और मानसून एक दूसरे के सिनोनिम या पर्यायवाची नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं जब वर्षा होती है, जो मानसून का समय होता है, इसमें जब वर्षा होती है तो हम कहते हैं कि मानसून आ गया। ITCZ के सहारे जो वर्षा होती है, इसी वर्षा को हम कहते हैं मानसूनी वर्षा। भारत में ITCZ सबसे पहले किस राज्य से टकराता है? केरल राज्य से। अगर आप इसको मैप में देखें तो आपको समझ में आएगा ये ITCZ आप देखेंगे यहाँ पे 1 जून को ITCZ के केरल के तट से टकराने का जो आइडियल डेट होता है। अगर 1 जून को ITCZ केरल से टकराया और वर्षा हुई तो हम क्या कहते हैं कि मानसून समय से आ गया। अगर पहले टकरा गई ITCZ तो हम क्या कहते हैं कि मानसून जल्दी आ गया। अगर देर हो गया तो हम कहते हैं कि मानसून देर से आया। अगर मान लीजिए कि ITCZ यहाँ केरल के तट से नहीं टकराई, 1 जून को टकराने का समय है, आइडियल जो डेट है औसत रूप से, अगर 1 जून को ITCZ केरल के तट से नहीं टकराया और वर्षा हो गई तो हम उसे कभी मानसूनी वर्षा नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्री मानसून रेनफॉल या मानसून पूर्व वर्षा। भारत में इस ITCZ के होने का अलग अलग स्थान पे होने का अलग अलग डेट है। उन क्षेत्रों में उस डेट में अगर ITCZ आ गया तो हम कहते हैं कि मानसून समय से आ गया, और
इस ITCZ के सहारे जो वर्षा होती है इसे हम कहते हैं मानसूनी वर्षा। अगर ITCZ नहीं आया, वर्षा हो गई, तो इस प्रकार की वर्षा को कहा जाता है प्री मानसून रेनफॉल या मानसून पूर्व वर्षा। इस प्रकार आप ITCZ को भी भारत के संदर्भ में समझ पा रहे होंगे कि भारत के मानसून का जो सबसे गहरा संबंध है वो किससे है? ITCZ से। इस प्रकार आज हम लोगों ने ITCZ क्या होता है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, क्यों इसका ये नाम है, इसका महत्व क्या है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, भारत के मानसून के लिए इसका क्या महत्व है, ये हमने समझने का प्रयास किया। अश्व अक्षांश है, कहाँ पे है पृथ्वी पर, और अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है वो हमने समझने का प्रयास किया। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसे समझें, ध्यान रखें। अगर किसी चीज़ को समझने में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट लिखें और बताएं कि क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं, क्या चीज़ समझना चाहते हैं। धन्यवाद।